Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 9th Civics chapter 2nd Constitutional Design Samvidhan Nirman part 3rd. In today's lecture video we will discuss about the making of the Indian Constitution. आज के इस लेक्चर वीडियो में हम भारतीय संविधान के निर्माण पर चर्चा करेंगे. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का संविधान भी बहुत ही कठिन परिस्थितियों के बीच बना. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे हुए देश के लिए संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था. At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे. The country was born through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी. भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा काफी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था. At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition-related violence. विभाजन से जुड़ी हुई हिंसा में सीमा के दोनों तरफ के कम से कम 10 लाख लोग मारे गए थे. There was another problem. The British had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent. एक और बड़ी समस्या यह थी कि अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे रखी थी कि वे भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ जिसमें भी इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या फिर स्वतंत्र रहें. मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्रिटिश टाइम में जो स्टेट था, जो इंडिया था, वो दो तरह के स्टेट्स में डिवाइड था. पहला जो है ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रांत थे जो कि सीधे अंग्रेजों द्वारा कंट्रोल थे, अंग्रेजों द्वारा रूल थे. दूसरा देसी रियासत थे जिन पर छोटे छोटे राजाओं का शासक होता था. हालांकि जो है उन राजाओं के सभी एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ही तय करती थी. नाउ the merger of these princely states was a difficult and uncertain task. इन रियासतों का विलय बहुत ही मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country. जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित नहीं था और इतना सुकून भरा भी नहीं था जितना कि आज है. भारतीय संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी. एक्टिविटी: स्पीक योर ग्रैंड पेरेंट्स और सम अदर एल्डर्स इन योर लोकेलिटी. आस्क देम इफ दे हैव एनी मेमोरी ऑफ पार्टीशन और इंडिपेंडेंस ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट वेयर देयर फियर्स एंड होप्स अबाउट द कंट्री at that time. Discuss these in the classroom. अपने दादा दादी, नाना नानी या इलाके के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात कीजिए. उनसे पूछिए कि क्या उनको आज़ादी या बंटवारे या संविधान निर्माण के बारे में कुछ याद है. उस समय लोगों को किन बातों की उम्मीद थी या क्या क्या अंदेशे थे. अपनी कक्षा में इन बातों पर चर्चा कीजिए. Now the path to Constitution. संविधान निर्माण का रास्ता. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution.
सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about a democratic India should look like. Much consensus had involved during the freedom struggle. दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारे बातों पर सहमति बनानी पड़ी, इंडिया में वैसी स्थिति नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अनेक मुद्दों पर, अनेक बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम पूरा हो चुका था। Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. There were sharp differences of opinion with the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas have come to be accepted by almost everyone. हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष से भरा नहीं था, बल्कि यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, बल्कि अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब भी बने हुए हैं और बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति का काम हो चुका है। As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. Both these documents are committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protecting the reasons of minorities in the Constitution of Independent India. There some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, मैं बताना चाहूँगी आपको कि 1931 में 1931 में कराची में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन हुआ, अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, मतलब 18 साल से ऊपर के सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, वर्क प्लेस कुछ भी हो, उनका रेस कुछ भी हो, लिंग कुछ भी हो, सभी को जो है वोट देने का समान अधिकार होगा। तो यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो स्वतंत्र भारत के संविधान में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति हो चुकी थी। The familiar with political constitution of colonial rule over the institutional design. आज़ादी के बाद औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में भारतीयों को काफ़ी मदद मिली थी। The British rule had given
voting rights only to a few. On that basis, the British had introduced very big legislature elections were held in 1937 to provincial legislature and ministry all over British India. अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया था, इसलिए इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का लेजिस्लेचर का गठन किया था वो बहुत ही कमजोर थी। Elections were held in 1937 to provincial legislature and ministries all over British India. These are not fully democratic governments, but the experiences gained by Indians in the working of the legislative institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working of them. That is why the Indian Constitution adopted many institutional details and procedures from colonial laws like Government of India Act 1935. 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए स्टेट असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। प्रादेशिक असेंबली इसमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थीं, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ क्योंकि इसी ने भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनाने के लिए सक्षम बनाया था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसा कि 1935 का भारत सरकार का कानून। इसमें ये कहा जा रहा है कि चूंकि जो अंग्रेज़ों की विधायिका थी उसमें सभी लोगों को वोट देने का सेम राइट्स नहीं था, बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था और इस प्रकार जो विधायिका बनाई गई थी बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं थी। लेकिन इसका एक फ़ायदा यह था कि लोगों को, जो इंडियन पीपल्स थे, वो विधायिका के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, विधायिका के कामकाज को देख रहे थे। इस तो उनसे इनको एक तरह का एक्सपीरियंस मिला कि हमें विधायिका का फॉर्मेशन कैसे करना है, शासन को चलाना कैसे है। तो ये एक्सपीरियंस जो है स्वतंत्र भारत के लिए काफ़ी जो है यूज़फुल रहा और यही कारण है कि बहुत सी संस्थाओं और व्यवस्थाओं को, ब्रिटिश इंडिया की बहुत सी संस्थाओं व्यवस्थाओं को एज इट इज़ स्वतंत्र भारत में अपना लिया गया। जैसा कि 1935 का जो भारत शासन एक्ट था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था, उसे एज इट इज़ जो है स्वीकार कर लिया था और भारत का जब लगभग दो तिहाई पार्ट जो है भारतीय संविधान का वो 1935 के कानून से दिया गया है। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leaders gained confidence to learn from other countries, but on our own terms. आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले चले आ रहे चिंतन और बहसों ने काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचारों और अनुभवों को अपनी ज़रूरतों के अनुसार अपनाने में कोई हेजिटेशन नहीं हुई। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in US. The Socialist Revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. Yet they were not simply imitating what others had done. At each step, they were questioning whether these things suited our country. All these factors contributed to the making of our Constitution. हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर पा रहे थे। वे हर कदम पर यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी,
इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारे नेता थे उन्होंने जो है विश्व के सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था। साथ ही उन्होंने अन्य सभी देशों में हुए रिवॉल्यूशंस यानी क्रांतियों का भी अध्ययन किया था। वे बहुत से देशों की क्रांति जैसे फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, समता और स्वतंत्रता, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज की व्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका के मौलिक अधिकारों से काफ़ी प्रभावित थे। इसके अलावा वे रूस के समाजवाद और मौलिक कर्तव्यों से भी काफ़ी प्रभावित थे। यही कारण है कि उन्होंने भारतीय संविधान में इन चीज़ों का समावेश किया, इन चीज़ों को उन देशों से बोरो किया। लेकिन इसको लेके कई बार लोग आरोप भी लगाते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। ठीक है, वहाँ सभी चीज़ें उधार ली गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उन चीज़ों को ग्रहण तो किया, लेकिन उन चीज़ों को देश की आवश्यकता अनुसार, देश की दशा के अनुसार, कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करके यूज़ किया। नाउ इन सभी चीज़ों ने संविधान के निर्माण में कैसे मदद की, ये हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। आज के लेक्चर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।